जी बेटा, आज हम करेंगे वर्क डन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब की बार मेरे पास इंक्लाइन प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है मेरे पास। ये बॉडी है, बॉडी का वेट कितना नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कितना, अप्लाइड फोर्स P, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस। मान लीजिए इस बॉडी को खिसका के मैं यहाँ तक ले आया और डिस्टेंस कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट कितना चला, मान लीजिए जो वर्क डन निकाला है तो डिस्प्लेसमेंट का एक m लो है। ठीक है, तो फिलहाल जो जिसको बैलेंस कर रहा है वो लिख लीजिए। r किसको बैलेंस कर रहा है, mg, p किसको बैलेंस कर रहा है, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉरी f का फॉर्मूला क्या होता है, ma, म्यू r, तो p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p म्यू r, और r किसके इक्वल, mg, p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इनटू r, इधर क्या लिख देंगे, mg, यू गॉट द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन निकालना, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, p, डिस्प्लेसमेंट कितना, s, p की वैल्यू कितनी, mg इनटू में यू गॉट द वर्क। एक बार दोबारा देख लीजिए। अप्लाइड फोर्स P, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बॉडी का वेट कितना नीचे, mg, नॉर्मल डायरेक्शन कितना r, आपने जो फोर्स लगाई उससे बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, s। इज दैट क्लियर? ये दो तीन डायग्राम से रिलेटेड बात। अब कहता है जो दो चीज को बैलेंस कर रही है वो इक्वेट कर दो। P किसको बैलेंस कर रहा है, f को, r किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। एंड वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, f जो होता है म्यू r के इक्वल होता है। और f ऑलरेडी किसके इक्वल है, f लिखो या p लिखो कोई इशू नहीं, म्यू एज इट इज। r किसको बैलेंस कर रहा है, तो r की जगह मैंने क्या लिख दिया, गॉट द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी, म्यू mg इनटू s, गॉट द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉडी है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ताकि बॉडी का आ जाए वो, और उस दौरान का एक्सेलरेशन निकालना है, कितना एक्सेलरेट होते हुए बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। बॉडी का वेट कितना नीचे, mg, नॉर्मल डायरेक्शन कितना, r, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा है, तो ये थीटा है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा है, sin थीटा, sin थीटा। sin थीटा। ये एक बात ध्यान से सुनना, मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, बॉडी जा भी ऊपर ही रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे, नीचे की तरफ। ये क्लियर? यस सर, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो R किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, और B किसको बैलेंस कर रहा है, f प्लस mg sin। और हमें पता है कि f का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू r, यस सर, तो P का P की वैल्यू क्या देगी, f की जगह प्लस mg sin, और इस r की वैल्यू उठाकर क्या पुट कर देंगे, mg cos कितना आ जाएगा, P इक्वल टू u mg cos थीटा प्लस म्यू, ये रहा r की जगह mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, कॉमन क्या आ गया, mg, इसको पहले लिखो sin थीटा को, sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज टू p। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन में p इज अप्लाइड फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, p की जगह m है, इक्वल टू mg इनटू में sin थीटा प्लस u cos थीटा, m से m कट गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, जी sin थीटा प्लस u cos थीटा। एक सिंपल सी बात, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर आगे लेके जा रहा हूँ, हालांकि एक्सेलरेशन निकालनी थी हमने निकाल दी, थोड़ा सा आगे इसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्क डन भी निकाल देता हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, जब तो आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है तो हमें एक स्पेशल केस लेके वर्क डन भी निकालना है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स जो किए थे, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए बॉडी को यहाँ से यहाँ ले आए, डिस्प्लेसमेंट कितना चला मान लीजिए, तो इसको
मल्टीप्लाई कर दीजिए एस से, तो क्या आ जाएगा mgs इंटू sin theta plus u cos theta. Is that clear? So you got the work done, you got the acceleration, and you got the applied force. Is that clear? एक बार इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ. ठीक है? इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी का वेट कितना नीचे एम जी. ये एंगल थीटा है, तो इसकी फोर्स थीटा, ये वाला एंगल एम जी साइन थीटा. बॉडी को सरफेस के हम परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन आ, बॉडी ऊपर लेके जा रहे हैं तो फोर्स भी ऊपर की तरफ है, तो अप्लाइड फोर्स ले रही है इस डायरेक्शन. अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लगेगा पीछे. आर किसको बैलेंस करके एम जी cos थीटा को, पी ने किसको बैलेंस किया एम जी साइन थीटा और एफ को, तो क्या लिख दिया पी इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा. आर ने किसको बैलेंस किया एम जी cos थीटा को, मैंने ये लिख दिया. एफ का फॉर्मूला होता है म्यू आर की वैल्यू उठा कर आउटपुट करती है, तो म्यू इनटू में आर की जगह एम जी cos थीटा प्लस में एम जी साइन थीटा. एम जी ले लिया कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा. अप्लाइड फोर्स करके मास इनटू एक्सेलरेशन एम से एम कटेगा, ए की वैल्यू आ गई. आप चाहो तो कंटिन्यू वर्क निकाल सकते हैं. वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. ये रही मेरी फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना है एस एक्स एच, जो लेना है वो ले सकते हैं. क्लियर? अब सबसे बड़ी बात कि फ्रिक्शन की जरूरत क्या है. हमें बताया जाता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड क्यों. जब मैंने फ्रिक्शन शुरू किया था मैंने तब भी बताया था कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हर जगह है. अगर मैंने किसी चीज़ को पकड़ रखा है, व्हेनेवर आई होल्ड थिंग, आप सही तो आप स्टिचिंग नहीं कर सकते. स्टिचिंग नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता. बिना स्टिचिंग के आप समझ सकते हो क्या होगा. आप किसी चीज़ को होल्ड ही नहीं कर सकते. आप किसी कहीं पर ग्रिप नहीं बना सकते. जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहेंगे, साबित के आगे नहीं निकल सकते. क्यों? क्योंकि ग्रिप नहीं बनेगी, मूवमेंट नहीं हो सकती आपकी. क्लियर? अगली बात, फ्रिक्शन के बिना ब्रेक्स नहीं लग सकते, क्योंकि ब्रेक्स लगने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है ना. ऑब्वियसली बात है, बिना ब्रेक का व्हीकल कैसा, बिना फ्रिक्शन के ऑब्वियसली बात है टायर ही नहीं घूमेगा, आगे ही नहीं चलेंगे, तो मोशन कैसा, मोशन रोकी चलेगा ही नहीं तो रोकेंगे भी कैसे. सिंपल सी बात है. अच्छा अगली बात, ये तो फ्रिक्शन की थी एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है. फ्रिक्शन होना हमारे लिए जरूरी है. अच्छा एक आधी एडवांटेज और, कई बार हम देखते हैं कि हिली एरिया हो जाते हैं जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है, हमारा टायर एक ही जगह पर घूमने लग जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो फिर भी था, फिर भी हमारा टायर एक ही जगह पर घूमा. अगर फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए तो सोच सकते हैं आप क्या होगा. जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रहेगी, तो कोई भी चीज़ कैसे भी स्लाइड कर सकती है बिल्कुल स्मूथली. क्लियर? दूसरी बात, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज ये, कहीं पर फ्रिक्शन होता है वहाँ पर वो बॉडी गर्म जरूर होती है. आप इसका बेसिक एग्जाम्पल अपने हाथ से ले सकते हैं. अगर आप हाथ को थोड़ी देर के लिए रब करते हैं, चाहे वो आराम से कीजिए चाहे वो तेजी से कीजिए, ऑब्वियसली बात है आपके दोनों हाथ गर्म हो जाएंगे. अगर आप किसी सरफेस पर रब करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो सरफेस और आपका हाथ दोनों गर्म हो जाएंगे. अगर आपका हाथ गर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी मशीनरी के अंदर दो सॉलिड आयरन पीसेस अगर आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर चिंगारी लेकर, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि वहाँ पर आपको वो पार्ट जल्दी खींचता वो भी दिखाई देगा. जहाँ पार्ट जल्दी खींचेगा वहाँ पे नुकसान तो आपका ही है. इसीलिए कई बार हम इसको बचाने के लिए हमारे पास एक, जैसे समझते हैं जैसे चेन के, हमारे जो चेन सेट होता है साइकिल में या बाइक में या स्कूटी में या गाड़ी जो भी है, चेन सेट होता है जो, वहाँ पर हम फ्रिक्शन घटाने के लिए हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग का इस्तेमाल करते हैं. बट वहाँ पर जब दो सॉलिड के पीसेस किसी मशीन में आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आप कितना मर्जी ग्रीस डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वहाँ पर हम सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें बोला जाता है लुब्रिकेंट्स. जो ऑयल और ग्रीस करते हैं तो उन्हें लुब्रिकेंट्स बोला जाता है. और जो मशीनरीज में सॉलिड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. सॉलिड लुब्रिकेंट का बेसिक एग्जांपल आपका है ग्रेफाइट.
ग्रेफाइट थोड़ा सा स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है, और वो जल्दी से घिसता भी नहीं है, ठीक है, और इजीली कहीं पर भी फिट भी हो सकता है। सॉलिड लुब्रिकेंट बोला जाता है। फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपको पता चल गई। एडवांटेजेस बहुत सारे, डिसएडवांटेजेस एक आधी है, बट हम उससे उस डिसएडवांटेज के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। वियर एंड टियर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी बॉडी ज़्यादा देर चलने से, ज़्यादा समय, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आज हम जिस एज में, आगे 50 साल बाद जिस एज में होंगे, हमारी बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स सेम कंडीशन में काम नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी मशीनरी से उम्मीद भी ना करें, ये ना कि वो सारी ज़िंदगी आपको सेम तरीके से परफॉर्म करके देगी, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग रिक्वायर्ड सर्विसेज, एवरीथिंग रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट। अगर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो रिप्लेस करना मैंडेटरी हो जाता है, क्लियर। और इसका खराब होने का बेसिक रीज़न ही फ्रिक्शन है, दैट्स इट। अगली बात बोला सर फ्रिक्शन क्या यहीं पर ख़त्म होता है? फ्रिक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, फ्रिक्शन के साथ एक टर्म और जुड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पूरे फिजिक्स में 3 बार मिलता है 11th क्लास में। एक बार प्रोजेक्टाइल में आया था, हमने नहीं कराया। मैंने आपको पहले ही बोला था जब हम फ्रिक्शन में आएंगे तो हम वो सारा काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल डिक्टो। वो थोड़ा वर्क था, ये बहुत ज़्यादा वर्क है, सीधी बात सुनिए। अगली बात, एक बार सर्कुलर मोशन दोबारा आएगा 5th यूनिट में रोटेशनल मोशन, क्लियर। बट फिलहाल हम इसको देखते हैं। बॉडी सर्कुलर मोशन में कब कहलाती है? जब एक बॉडी फिक्स पॉइंट के राउंड, फिक्स एक्सिस के राउंड रिवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक धागा है, धागे के राउंड एक मैंने लास्ट में पत्थर बांध दिया और मैं अगर उसको घुमा रहा हूँ, तो एक सिंपल सी बात, एक फिक्स पॉइंट के राउंड वो बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ना फिक्स ऑर्बिट ना फिक्स रेडियस। दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगली बात, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पर आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। थोड़ा सा ये क्या बनना है? अब आप सीधे चलते हैं तो आपके पास कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों हो सकती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड तो रह सकती है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। बोला सर ये कैसे? इसका रीजन ये है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलती है, और वो डायरेक्शन पहली बात किसके थ्रू देते हैं? टेंजेंट। किसके थ्रू देते हैं? टेंजेंट। इसका बेसिक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पत्थर घुमा रहा हूँ ऐसे धागे के साथ बांध के, और मैंने उसको रेंडमली यहाँ पर लाके छोड़ दिया, तो ऑब्वियस बात है वो यही जाएगा। ऊपर छोड़ता तो आगे जाता, नीचे छोड़ता तो उधर जाता, यहाँ छोड़ता तो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आता। एक सिंपल सी बात, जहाँ पर छोड़ेंगे उस पत्थर की डायरेक्शन हर जगह अलग होगी, हर स्टेप पे अलग होगी, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग होगी, और वो डायरेक्शन किसके थ्रू देते हैं? टेंजेंट के थ्रू। बोला सर उसका वेलोसिटी से क्या मतलब? वेलोसिटी कहती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी फिक्स डायरेक्शन है। यहाँ पर तो हर पॉइंट पर, हर इंटरवल ऑफ टाइम पर आपकी डायरेक्शन बदल रही है। हाउ कैन वेलोसिटी बी कांस्टेंट? इस तरह के मोशन में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। हाँ, स्पीड कांस्टेंट रहती है, एंगुलर स्पीड रहती है, लेकिन वेलोसिटी नहीं। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी नहीं। कहानी क्लियर? अगली बात, इसका कोई भी रैंडम रेडियस ले लिया हमने। अब एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो हमारे को कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं। सर्कुलर मोशन मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया, अभी मैंने इसके अंदर काम कराना शुरू नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक समझिए। इफ अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन, दैट बॉडी रिक्वायर्स सम फोर्स। क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि कोई बॉडी अपने आप से खुद में खुद डायरेक्शन बदल नहीं सकती। दैट बॉडी रिक्वायर्स सम फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फोर्स बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सर्कल, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है इस रेडियस के अलोंग, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। क्या होता है भैया? क्या होता है? ये मान के चलिए, ये आपके लिए ना लाइफ टाइम का एक फॉर्मूला है जो हर जगह पर जहाँ पर सर्कल आया नहीं वहां पर आपसे एक ही वर्ड पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे, कोई भी, एक डायरेक्शन और एक फोर्स। और तीसरी चीज तो वो टॉपिक वो उस कंडीशन पर डिपेंड होगी कि कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। बट ये दो चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए पूरी 11th पूरी 12th इवन आगे भी, that any circular motion requires the centripetal force which acts toward the center। सेंटर की तरफ जो लग रही फोर्स होती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमारा एक भाई कोई भी एक बहन आकर बोलती है कि सर एक बात बताइए, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर होती है। ये रही वो फोर्स। ये भी दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इवन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम, mv²/r। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एक टुवर्ड्स द सेंटर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक अवे फ्रॉम द सेंटर जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंट्रीपिटल को बैलेंस कर रही है। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। फिर कोई भी एक शख्स कोई भी पूछता है कि सर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अरे भाई फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला आपको एक और भी पता क्या होता है? मास इनटू लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड इक्वेट कर दीजिए, m में किसके इक्वल आ जाएगा? mv²/r। m से m कट गया, एक वैल्यू कितनी बची? v²/r। फिर व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉट अ बिग डील। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन पता चल गई। अब और कुछ नहीं रहता इसके अंदर। ये बेसिक था हमारा सर्कुलर मोशन। क्लियर?